नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें कानून की पे। साथियों, बातें कानून के चैनल पे हमने जनरल एक्सेप्शन की एक सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें हमने इसके पार्ट 1 में जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शन थे 14 से लेके लगभग 28 तक सेक्शन जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट हमने करा चुके हैं, उसमें हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी इस चैनल पर बना रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। आज हम लोग जनरल एक्सेप्शन जो हमारा ये भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत है, जिसमें पार्ट 2 इसका जो कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करता है, उसके सारे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो कि 34 से लेकर 44 तक जो नई परिवर्तित धारा आ चुकी है, जो कि पहले पुरानी आईपीसी में धारा 96 से लेके थे, उसके सारे इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में समझने वाले हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आप यूपीएसआई के एग्ज़ाम दे रहे हों या कोई भी जुडिशरी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एपीओ वगैरह का अगर दे रहे हैं, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आप आसानी से कर सकते हो। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बिना स्किप किए हुए, तब आपको सारी बातें पूरी तरीके से क्लियर एकदम समझ में आ जाएंगी। हम आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला सेक्शन जो कि सेक्शन 34 है, जो कि पहली जो पुरानी आईपीसी थी उसका सेक्शन 96 हुआ करता था। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेक्शन 34 है इस भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का, जो कि पुरानी आईपीसी का 96 हुआ करता था। थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, यानी ये सिंपल सी बात करता है कोई कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, कोई जो चीज़ आप कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, वो अपने प्राइवेट डिफेंस में कर रहे हो। अगर लाइन पर लिखा हुआ है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा, प्राइवेट डिफेंस का मतलब होता है प्राइवेट अपने स्वयं की रक्षा के लिए अगर कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। सिंपल सी धारा क्या कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के रूप में प्रयोग की जाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने डिफेंस के लिए कोई कार्य करता है, किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करता है, उसको मार देता है, कुछ करता है, तो वो सारी चीज़ें अपराध नहीं। तो ये सेक्शन सिंपली सिर्फ बता रहा है कि प्राइवेट डिफेंस में की गई बातें अपराध नहीं है। तो और कौन किस किस तरीके से प्राइवेट डिफेंस हमको अवेलेबल है, या कौन किन किन केस में आप डेथ तक कर सकते हो किसी व्यक्ति की, उसको हम लोग धीरे एक एक करके सेक्शन के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आगे वाला जो सेक्शन हमारा है सेक्शन 35, ये कहता है कि पहला सेक्शन सिंपल ये बोला कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो आगे सेक्शन जो है वो बता रहा है कि आगे क्या क्या चीज़ें इसमें कही गई हैं। तो सेक्शन 35 है वो क्या कह रहा है कि सेक्शन 35 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, यानी कि हर व्यक्ति को अपने शरीर और अपनी संपत्ति की क्या करना है, प्राइवेट डिफेंस यानी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है। तो कोई व्यक्ति हो उसको अपने शरीर और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है। और इसका जो ऑप्शन ए, जिसका जो सब क्लॉज ए है, इसमें लिखा हुआ है हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि अपनी खुद की भी शरीर की रक्षा या किसी दूसरे की व्यक्ति की भी शरीर की रक्षा अगर करनी है, तो जिससे कि किसी दूसरे की ह्यूमन बॉडी को भी कोई अफेक्ट कर रहा है, कोई ऑफेंस कर रहा है उसके अगेंस्ट, तो उसको बचाने का भी अधिकार व्यक्ति के पास प्राप्त होता है। दूसरा है द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, यानी कि प्रॉपर्टी को भी बचाने की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। प्रॉपर्टी चाहे उसकी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, यानी कि प्रॉपर्टी चाहे वो चल हो या अचल हो। तो चल संपत्ति क्या होती है? चल संपत्ति से तात्पर्य होता है एक ऐसी संपत्ति जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी विशेष प्रयत्न के हटा सकते हैं या ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ ऐसी है जो कि ज़मीन से इस प्रकार से नहीं जुड़ी हुई है कि इसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी आपकी वस्तु है, जैसे कार हो गई या आपके घर में रखी हुई कोई मूल्यवान संपत्ति, मान लीजिए सोना चांदी जैसी चीज़ हो गई, या कोई आपने कोई पेंटिंग घर में लगा रखी है। तो यहाँ पे जो चल और अचल संपत्ति का मतलब है जो हमारी जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसका सेक्शन 3 क्लास 5 में जो प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है, मूवल और रिमूवल,
उन्हीं का तात्पर्य। अगर आप सिंपल समझते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी विशेष प्रयत्न के ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से तात्पर्य ऐसी चीज़ से होता है कि जिसको आप मतलब हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको विशेष बल या विशेष किसी टेक्निक की आवश्यकता होगी उसको हटाने के लिए। यानी भूमि या भूमि से जुड़ी हुई इस प्रकार की संपत्ति है कि जिसे बिना किसी विशेष प्रयास के हटाया जा सकता, उन्हें अचल संपत्ति कहा है। जैसे मकान हो गया, पेड़ हो गया, इन सब चीज़ें जो अचल संपत्ति है। यानी कि आपको दोनों तरह की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर, यानी वो प्रॉपर्टी आपकी खुद की हो या किसी दूसरे व्यक्ति की भी हो, लेकिन कोई व्यक्ति कोई इस प्रकार का एक्ट कर रहा है जिससे आपकी चाहे मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या किसी दूसरे व्यक्ति की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर वो अफेक्ट हो रही है तो उसके खिलाफ आपको क्या है, प्राइवेट डिफेंस यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो दो सेक्शन हमने समझ लिए। पहले में जो सेक्शन 34 था वो कह रहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें क्या क्या बातें की गई हैं। तो पहला सेक्शन जो बोल रहा है 35 कि आपको अपनी शरीर और संपत्ति दोनों के विरुद्ध क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। यानी कि अपनी बॉडी की रक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए आप अपनी क्या कर सकते हैं, प्राइवेट जो डिफेंस है उसके खिलाफ आपको अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो जो इसमें ऊपर लिखा हुआ ना सेक्शन 37 जो लिखा हुआ रिस्ट्रिक्शन, तो क्या रिस्ट्रिक्शन है सेक्शन 37 में, उसको हम आगे जब सेक्शन 37 आएगा उसको आपको समझा देंगे, तो उससे चीज़ें भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन 36। सेक्शन 36 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यानी कि देखिए, जो अनसाउंड माइंड के व्यक्ति होते हैं, साधारणतः जो हमने अभी पिछले जो हम लोगों ने सेक्शन पढ़ा उसमें सेक्शन जो 22 है भारतीय न्याय संहिता, या सेक्शन 84 है आईपीसी का। इसमें क्या कहा गया है कि अगर पागल व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो कार्य क्या होता है, अपराध नहीं माना जाता है। क्योंकि जो पागल व्यक्ति होते हैं, जो होते हैं या जो अनसाउंड माइंड के पर्सन होते हैं, वो अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ होते हैं कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता। लेकिन यह जो प्राइवेट डिफेंस है, उस पागल व्यक्ति के विरुद्ध भी आपको क्या है, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पागल व्यक्ति, भले वो नहीं समझ रहा है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन अगर उसने अचानक आपके ऊपर किसी हथियार या धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी जान को बचाने के लिए, अपने स्वयं की जान की रक्षा के लिए आप उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। या ऐसी परिस्थिति है कि मान लीजिए अगर उसके हाथ में कोई गन है और वो आपके सामने में लगा दिया, और मान लीजिए वो गन लोडेड है, आप जानते हैं कि हाँ ये लोडेड गन है, ये अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, पकड़ लिया है और चला भी सकता है, तो आप अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए क्या कर सकते हैं, उसके साथ उस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं। अपने आप को बचाने के लिए हर तरीके का बल प्रयोग करके उस पर ग्रेवियस हट वगैरह आप क्या कर सकते हैं, कायद कर सकते हैं। इसमें इलस्ट्रेशन एक लिखा हुआ है कि जेड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अटेम्प्ट टू किल ए, यानी कि जेड जो कि एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, वो ए को मारने का क्या कर सकता है, प्रयास करता है। जेड इज़ गिल्टी ऑफ नो, यानी कि जेड जो है, जो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, वो अपराध का दोषी नहीं होता है। बट ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड इज वर अनसेन, यानी कि भले ही जेड के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, लेकिन ए के पास अपनी जान को बचाने के लिए बॉडी की रक्षा का क्या है, अधिकार है। अभी हमने सेक्शन 35 में देखा कि व्यक्ति के पास अपनी चाहे शरीर हो या संपत्ति हो, दोनों की रक्षा के क्या होते हैं, अधिकार प्राप्त होते हैं। एक दूसरा इसका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ए इंटर्स बाय नाइट अ हाउस विच इज़ लीगली इंटाइटल्ड टू इंटर, यानी कि ए जो है क्या है, एक ए जो है एक घर के अंदर जा रहा है जिसका कि वो जिस घर में जाने के लिए क्या है, लीगली इंटाइटल है। बट जेड क्या है, जेड गुड फेथ में, गुड फेथ का मतलब होता है कि जेड को ये भली भांति जान रहा है, भली भांति विश्वास कर रहा है कि उसके बाद कोई रीज़न है कि वो ए को ऐसा समझ रहा है कि ए उस घर में जाने के लिए लीगली इंटाइटल नहीं है। टेकिंग ए फॉर ए हाउस, यानी कि हाउस ब्रेकर, यानी कि ए को एक हाउस ब्रेकर समझ के अगर अटैक करता है, जेड जो है ए के ऊपर अटैक करता है, ये जेड बाय अटैकिंग अंडर द मिसकंसेप्शन, उसको एक मिसकंसेप्शन है ए के बारे में कि उसको ऐसा लगता है कि ए जो है वो उस घर में जाने के लिए लीगली इंटाइटल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, उस सिचुएशन में भी जो ए है, जेड उसको उसके घर में एंट्री करने से रोक रहा है, तो यहाँ पे ए के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस
उसी प्रकार होगा ऐसा भले ही जेड जो है वो कार अगर मिसकंसेप्शन ना कर रहा होता तो उस तरीके को उसको क्या है अपने आप को बचाने के लिए क्या है अधिकार है, यानी कि वो जेड के साथ फाइटिंग कर सकता है, जेड को चोट पहुंचा सकता है, यानी कि वो अपने जान को बचाने के लिए उसके अगेंस्ट में किसी भी तरीके का एक्ट जो लॉ के द्वारा परमिटेड है वो सारे एक्ट वो कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम लोग समझ लिया कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस सेक्शन जो अभी ऐसे पढ़ते चल रहे हैं, तो 34 हमें बताता है कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा में क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो 35 बता रहा है कि शरीर के खिलाफ और संपत्ति के खिलाफ, यानी आपको कोई पर्सनल चोट पहुँचा रहा है, कोई आपकी संपत्ति चाहे वो अचल हो चल हो, यानी कि मूवेबल या इमूवेबल किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो उसको कोई क्षति पहुँचा रहा है, तब आप उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हैं। अगला जो 36 है वो बताता है कि कोई पागल व्यक्ति अगर वो आपके ऊपर हमला कर रहा है तो उससे बचने के लिए आप अपनी जान को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 37, यानी कि सेक्शन 36 हो गया पागल व्यक्ति वाला। सेक्शन 37 क्या कहता है, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी कि किनके कार्यों के विरुद्ध, वो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके कार्यों के विरुद्ध आपको प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध नहीं होता, यानी कि आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। देखिए, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। पहला है अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली काज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवेंस, यानी कि ऐसा कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया रहा है जिससे रीजनेबली तौर से ऐसा लग रहा है कि जिससे कि रीजनेबली यानी कि तार्किक रूप से या तार्किक रूप से कहिए कि जिससे आपको क्या है कि मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट, यानी कि जिससे कि आपको क्या है गंभीर चोट या मृत्यु की आशंका नहीं है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध नहीं होता है। यानी कि ऐसा यानी कि अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली काज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवेंस, यानी कोई ऐसा कृत्य आपके खिलाफ कर रहा है जिससे रीजनेबली तौर पे मृत्यु या घोर उपहति यानी कि गंभीर क्षति की आशंका नहीं है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। इफ़ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन, यानी कि वो की जाती है, अटेम्प्ट की जाती है। और दूसरा चीज़ क्या है, इफ़ डन और अटेम्प्ट टू बी डन बाई ए पब्लिक सर्वेंट, यानी कोई पब्लिक सर्वेंट जो सर्वेंट के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो उनके खिलाफ भी आपको प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध नहीं होता। लेकिन कब उपलब्ध नहीं होगा, जब वो पब्लिक सर्वेंट एक्ट करते हुए गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, उसने प्रॉपर अपनी ड्रेस पहनी हुई है, कॉलर जो भी उसका ऑफिस कलर है, जो कि बैंड वगैरह होता है वो लगा के रखा है, और वो कुछ उसके द्वारा किया गया कार्य भले ही जस्टिफिएबल ना हो आपकी नज़र में, लेकिन उसके एक्ट के खिलाफ भी आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं उन्हें, यानी उसके कार्य करने से आप नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है यानी कि जो भी पब्लिक सर्वेंट है वो खुद कर रहा है या कोई पब्लिक सर्वेंट जो है अंडर डायरेक्शन, यानी कि किसी सुपीरियर अथॉरिटी के डायरेक्शन में अगर कोई नीचे के रैंक का पब्लिक सर्वेंट है वो कोई कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध है, यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का का जो वो है अधिकार उपलब्ध नहीं है। या कोई ऐसी स्थिति में आप फंसे हुए हैं, यानी कि जैसे आपके घर में चोरी होने वाली है, आपके यहाँ डकैती होने वाली है और आपको आशंका है ऐसा कुछ होने वाला है, और वहाँ पे पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक अथॉरिटी जो भी जिससे पुलिस कर्मचारी वगैरह के पहुँचने की संभावना है कि अगर आप सिंपल सा कॉल करेंगे तो अगर वो पहुँच सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको प्राइवेट डिफेंस यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो उपलब्ध नहीं होगा, जहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज़ की सुविधा आपको मिल सकती है, यानी वो आपके प्रोटेक्शन के लिए आ सकते हैं, तो ऐसे केस में भी आपको प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध नहीं होता है। और जो इसका क्लॉज 2 है लिखा हुआ है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस, यानी कि सेक्शन 37 में जो क्लास 2 ये बात क्या कर रहा है कि आपको जो प्राइवेट डिफेंस यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो उपलब्ध है वो उसी लेवल में उपलब्ध है जिस लेवल में आपके ऊपर कोई हमला हुआ है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर डंडे या लाठी से हमला कर रहा है तो आप भी अपने डिफेंस में उसके ऊपर लाठी या डंडे के साथ ही हमला करेंगे, यानी कि जितना बल वो प्रयोग कर रहा है उतना ही बल आप उसके ऊपर
कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर तलवार से हमला कर रहा है तो आप जिस बल के साथ वो हमला कर रहा है उससे बचने के लिए जो भी आवश्यक हो आप उतना प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि आपको कोई एक झापड़ मार रहा है तो आप प्राइवेट डिफेंस के चक्कर में उसको गोली से उड़ा देंगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि प्राइवेट डिफेंस उतना ही है जितने में आप अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं। सामने वाला अगर आपको हाथ से मार रहा है, यानी फाइटिंग आपस में हो रही है, तो आप अपने हाथ पैर के बल से आप बचने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपसे हाथ से लड़ाई हो रही है तो आप सीधा गोली निकाल उसको बंदूक से मार देंगे, वो मर जाएगा। यानी आप मृत्यु कायित नहीं कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में। अभी हम बताएंगे कि वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ आप मृत्यु कायित कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कहीं भी आप मृत्यु कायित नहीं कर सकते। जो सेक्शन इसका क्लास 2 है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये अगर इसका वायलेशन होगा तो आपको किसी प्रकार का बचाव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन ओके बढ़ते हैं, सेक्शन 38। सेक्शन 38 बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये जो सेक्शन है ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बाकी प्री में तो ये सेक्शन जनरली पूछ सकता है, बाकी मेंस में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये बात करता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। यानी कि वो ये बेसिकली उन परिस्थितियों के बारे में बताता है कि किन परिस्थितियों में आपका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस यानी आपको जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो अपने बॉडी के अगेंस्ट में मतलब बॉडी की रक्षा के लिए मिला हुआ है, किन कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी तो आपको मृत्यु तक कैद कर देंगे, तो आपके द्वारा किया गया कार्य किसी प्रकार का अपराध नहीं माना जाएगा। इसमें पढ़ेंगे द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड, यानी एक्सटेंड हो सकता है अंडर द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। यानी जो सेक्शन 37 में अभी हमने रिस्ट्रिक्शन पढ़ा कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। जिस बल के साथ प्रयोग हो रहा है उसी बल के साथ आप उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। इन सब रिस्ट्रिक्शन के होते हुए भी वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें आप किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कैद कर सकते हैं। तो अगर आप पहला इसका ऑप्शन ए पढ़ेंगे, यानी कि जो सब क्लॉज ए है, इसमें लिखा हुआ सच एन असॉल्ट में रीजनेबली काज द अप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच असॉल्ट। यानी कि आपके ऊपर ऐसा हमला कोई हुआ है या ऐसे हमले की आशंका है जिससे क्या हो सकती है, आपकी मृत्यु हो सकती है। यानी कि उस हमले का परिणाम क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। यानी इस तरीके का हमला आपके ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है, तो उस केस में आपके पास ये अधिकार है कि आप भी सामने वाले व्यक्ति की क्या कर सकते हैं, मृत्यु तक कैद कर सकते हैं। समझ रहे हैं। तो पहला हो गया कि जब युक्त या आशंका है, युक्त रूप से, यानी कि आपको रीजनेबली आशंका है कि उस व्यक्ति के हमले से आपको मृत्यु हो सकती है, तो उस केस में आप सामने वाले व्यक्ति क्या कर सकते हैं, मृत्यु कैद कर सकते हैं और आपके द्वारा किए गए कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर इसका ऑप्शन भी पढ़ेंगे, दूसरा होगा सच एन असॉल्ट में रीजनेबली काज अप्रीहेंशन दैट, यानी कि पहला तो मृत्यु हो गया, दूसरा होगा ग्रीवियस हर्ट अदरवाइज विल बी कॉन्सिक्वेंस। यानी कि जो आपके ऊपर इस तरीके का हमला हुआ है जिस हमले का परिणाम क्या हो सकता है, घोर उपाधि यानी ग्रीवियस हर्ट हो सकती है। ग्रीवियस हर्ट क्या होती है, ग्रीवियस हर्ट का मतलब होता है उस हमले से आपका मान लीजिए इस प्रकार का हमला जिससे आपका किसी शरीर का कोई अंग मतलब टूट सकता है, हड्डी टूट सकती है, यानी कि आपको गंभीर चोट लग सकती है। तो उस केस में भी आपको क्या है, आप उस व्यक्ति की क्या कर सकते हैं, मृत्यु कैद कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, असॉल्ट विद द इंटेंट ऑफ कमिटिंग रेप, यानी कि अगर कोई महिला है जिसके ऊपर किसी व्यक्ति ने हमला किया है जिससे उस असॉल्ट का इंटेंशन क्या है, उसका रेप कमिट करना है, यानी उसके साथ बलात्कार करना है, तो उस आशय से अगर किसी व्यक्ति ने अगर किसी के ऊपर हमला किया है तो उस परिस्थिति में वो अगर उस सामने वाले व्यक्ति को अपने प्राइवेट डिफेंस में उसकी मृत्यु यानी उसका मर्डर भी कर देती है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। इसका ऑप्शन जो विकल्प डी है उसमें लिखा हुआ है, यानी कि एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, यानी कि प्रकृति विरुद्ध कार्य कोई, यानी कि तृष्णा की तृप्ति की आशा। इसको आप इस ऑप्शन डी को एक तरीके से आप एक ऐसे जिस तरह से अननेचुरल सेक्स होता है आप उस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि अगर उसके आशा से किसी ने आपके ऊपर हमला किया है तो उस केस में भी आपको क्या है, आपके पास अधिकार है कि आप उसको क्या कर सकते हैं, मृत्यु कैद कर सकते हैं। इसका अगर
ई वाला पढ़ेंगे, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन, है कि व्यपहरण और अपहरण के आशय से भी अगर आपके ऊपर कोई हमला हुआ है तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, मृत्यु का आयद कर सकते हैं। और इसका जो यफ नंबर पॉइंट है वो यहाँ गलती से यहाँ नो पे टाइप हो चुका है, तो यफ में क्या लिखा हुआ है, यानी जो 6वां नंबर है इसमें असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ राउंडफुली confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehended that he will be unable to have resources to the public authorities for his release, यानी कि इस आशय के साथ अगर किसी व्यक्ति को कन्फाइन किया गया है, यानी कि उसको मान लीजिए बंदी बना लिया गया है किसी रूम में, कि उस हमले के परिणाम क्या हो सकते हैं कि जहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी यानी कि जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, जो कि जहाँ पे मान लीजिए कि आपको किसी ऐसी जगह कन्फाइन करके रख लिया गया है जहाँ पे पुलिस की जो मदद है वो आप तक नहीं पहुँच सकती है, तो जिस व्यक्ति ने आपको कन्फाइन करके रखा हुआ है उस परिस्थिति में आप अपने आप को बचाने के लिए उसकी कह सकते हैं मृत्यु का आयद कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट है जी 7वां नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 7वां नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो 7वां नंबर क्लॉज है ये पहले नहीं था, ये 2013 में जोड़ा गया है। तो इसमें लिखा हुआ एन एक्ट थ्रोइंग एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड अटेम्प्ट ऑन द थ्रोन एडमिनिस्टर एसिड विच मे रीजनेबली काज द अप्रहेंशन दैट ग्रीवियस हैड बी अदरवाइज देन बी कंसिडर्ड ऑफ सुसाइड, यानी कि अगर किसी ने किसी के ऊपर एसिड अटैक किया है जिससे आशंका है कि इस हमले का परिणाम जो है बहुत ग्रीवियस हर्ट हो सकता है उस एसिड अटैक से, तो एसिड अटैक के केस में भी आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है कि आप सामने वाले व्यक्ति की क्या कर सकते हैं, मृत्यु कायद कर सकते हैं। अगर आप इस सेक्शन 38 में देखें, अगर इसको सिंपलेस्ट वे में समझना हो कि किन किन परिस्थितियों में आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कायद कर सकते हैं, तो पहला है जब युक्त रूप से आपको या आशंका यानी कि रीजनेबली या आशंका है कि किसी व्यक्ति के हमले से आपकी मृत्यु हो सकती है, तो आपके पास भी राइट है कि प्राइवेट डिफेंस में आप उसकी मृत्यु कायद कर सकते हैं। दूसरा बी नंबर कहता है कि रीजनेबली यानी कि युक्त रूप से यह संभावना है कि उसके हमले से क्या हो सकता है, हमले का परिणाम क्या हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो उस परिस्थिति में आप मृत्यु तक कायद कर सकते हैं। तीसरा है रेप, यानी कि अगर रेप कोई कमिट करने के आशय से हमला हुआ है तब आप उसके सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कर सकते हैं। अननेचुरल लस्ट, यानी कि अगर कोई प्रकृति विरुद्ध कार्य करना है, यानी कि तीसरा की तृप्ति के आशय से हमला किया हुआ है, मान लीजिए अननेचुरल, इसको आप लस्ट समझ लीजिए कि अननेचुरल कार्य करना चाहता है आपके साथ कोई व्यक्ति, उस केस में भी क्या हो सकता है, उसकी आप मृत्यु का कर सकते हैं। या किसी ने आपको रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया है जहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज़ की मदद आप तक नहीं पहुँच सकती, उस केस में भी आप सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु का कर सकते हैं। तो और 5वां नंबर क्या है, 5वां नंबर है असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ, यानी कि व्यपहरण या अपहरण के आशय से अगर किसी ने आपके ऊपर हमला किया है तब आप उसकी मृत्यु का कर सकते हैं। और इसका जो 7वां नंबर है जो कि एसिड अटैक की बात करता है, अगर किसी ने किसी के ऊपर एसिड अटैक किया है तो एसिड अटैक के केस में भी क्या है कि व्यक्ति के पास राइट है कि उसकी मृत्यु कैद करने के लिए जो भी परिस्थिति उस परिस्थिति में इसको क्या कर सकता है, मृत्यु तक कैद करने का अधिकार है, उसके द्वारा किया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन 38 अब आप समझ गए होंगे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी सेक्शन है, इसको आप पढ़ लेंगे तो इसका जो 7 कंडीशन दी गई इनको एकदम आप रट लीजिए, क्योंकि डेथ, ग्रीवियस हर्ट, रेप, अननेचुरल लस्ट, रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट जहाँ पब्लिक अथॉरिटी नहीं पहुँच सकती है, किडनैपिंग, एबडक्शन यानी व्यपहरण अपहरण और एसिड अटैक, ये आपको एकदम रट लेना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सेक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि हमारा सेक्शन है सेक्शन 39। सेक्शन 39 में क्या कहा गया, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू द काजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, यानी कि जो कंडीशन अभी हमने ऊपर सेक्शन 38 में पढ़ी, इस कंडीशन को के अलावा यानी कि मृत्यु हो गया, रेप हो गया, एसिड अटैक हो गया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया, इन सब के अलावा कोई सिचुएशन है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई अन्य उसको क्षति पहुंचा सकते हैं। सेक्शन 37 की में जो रिस्ट्रिक्शन हमने पढ़ के देखा था उसके अलावा, यानी कि आप मृत्यु कायद नहीं कर सकते, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कोई अन्य क्षति उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं कि आप मृत्यु कायद नहीं कर सकते हैं लेकिन अदर हार्म उसको आप पहुंचा सकते हैं, लेकिन मृत्यु कायद करने का अधिकार आपको नहीं। सेक्शन 39 बहुत ही ईजी है, बस सिंपली बात करता है कि व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म, यानी कि एनी अदर हार्म,
देन डेथ, यानी कि मृत्यु के अलावा आप कोई अन्य क्षति पहुंचा सकते हो, लेकिन मृत्यु का नहीं कर सकते हो राइट टू प्राइवेट डिफेंस, चाहे वो सेक्शन 35 के में आपको जो मिला है, चाहे सेक्शन 36 में मिला है, जो भी है, लेकिन आपको मृत्यु कायद नहीं। मृत्यु कायद करना बॉडी के खिलाफ तभी कर सकते हो जो सेक्शन 38 में जो 7 कंडीशन दी हुई हैं, इन्हीं कंडीशन में आप अपने प्राइवेट प्रत्यक्ष के अधिकार में किसी व्यक्ति की मृत्यु कायद कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 40 पर है। सेक्शन 40 मीन्स क्या है, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी कि जो हमने अभी बॉडी की प्राइवेट प्रत्यक्ष का अधिकार हमने पढ़ा, तो ये जो सेक्शन है क्या कहता है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी commence as soon as reasonable apprehension of danger of the body arise from an attempt or threat to commit the offence, through the offence may not have been committed and it continues as long such apprehension of danger body, यानी कि जो शरीर की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हो तब शुरू होता है जब इस तरीके की आशंका उत्पन्न होती है, और ये प्राइवेट डिफेंस आपका तब तक बना रहता है जब तक ऐसी आशंका बनी रहती है। जैसे ही आशंका ख़त्म कि नहीं, मान लो आप बस सोच रहे थे कि सामने वाला हम पे हमला ही करने वाला, लेकिन वो सामने वाला उठ के चला गया, मान लो आपके ऊपर हमला नहीं किया, बस आप सोच ही रहे थे कि हो सकता है हम हमला करें, लेकिन वो जैसे ही चला गया आप पे हमला किए बिना, तब आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस उसी समय ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अब उसके जाने के बाद आप उसको सिर्फ इस वहम में कि हमें लगा था कि हमारे ऊपर हमला करेगा, आप उसके साथ उसको किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुंचा सकते। यानी कि जो बॉडी की सुरक्षा का अधिकार जो प्रारंभ होता है प्राइवेट डिफेंस, उसी क्षण प्रारंभ होता है जिस क्षण ये आशंका होती है कि आपके ऊपर ऐसा हो सकता है, और तब तक बना रहता है जब तक ऐसी आशंका बनी रहती है। ठीक है, तो सेक्शन 39 और 40 बेसिकली मान लीजिए ये बात बताता है सही और प्राइवेट अच्छा का अधिकार कब प्रारंभ होता है, कब तक बना रहता है, यानी जब रीजनेबल कारण है, जब तक रीजनेबली लगता है कि हाँ इतनी तक अभी हमला आपको ऊपर हो सकता है, तब से स्टार्ट होता है, तब तक बना रहता है जब तक ऐसी आशंका बनी रहती है। ठीक है, और नेक्स्ट सेक्शन हम बढ़े सेक्शन 41। सेक्शन 41 किस बारे में बात करता है, तो अभी हमने जो सेक्शन 38 में पढ़ा, सेक्शन 38 में आपके बॉडी के ऊपर कोई इस प्रकार का हमले की बात करता था जहाँ पे आप सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु का हित कर सकते थे। तो जो सेक्शन 41 है, ये व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। सेक्शन 41 सिंपली बात करता है कि व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, यानी कि वो कैसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, किसी सामने वाले व्यक्ति की कर सकते हैं मृत्यु कैद कर सकते हैं। जैसे हमने अभी सेक्शन 38 पढ़ा, उसमें आप बॉडी की रक्षा के लिए मृत्यु कैद कर सकते थे, इसमें आप प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए, यानी कि जो सेक्शन 30 और 41 में कंडीशन दी गई हैं, इन कंडीशन के अलावा अन्य किसी मामले में आप उतने ही चोट पहुंचा सकते हैं जिस तरीके से आपके ऊपर हमला हुआ, और इन जो सिचुएशंस दी गई हैं, इन परिस्थितियों में आप सामने वाले की मृत्यु तक भी कैद कर सकते हैं, फिर भी आपको दायरा अपराध नहीं माना जाएगा। तो इसमें पहला जो है वो है रॉबरी। रॉबरी का मतलब क्या होता है, रॉबरी का मतलब होता है लूट। ठीक है, लूट। दूसरा है हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, यानी कि किसी घर में जो घुसना होता है तो आफ्टर सनसेट, यानी कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी घर में जानते हैं हाउस ब्रेकिंग करते हैं, तो वो भी है। तीसरा है मिसचीफ। चौथा है थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज में रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द consequences if such right of private division not exercise। पहला है लूट, दूसरा है किसी घर में जाना, इसको अगर हिंदी में देखें हाउस ब्रेकिंग को हम लोग कहते हैं रात्रो गृह भेदन। तीसरा है मिसचीफ का मतलब होता है रिष्टि करना, मिसचीफ बाय फायर, यानी कि अग्नि द्वारा रिष्टि, और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, यानी किसी बिल्डिंग के ऊपर, टेंट हो गया, वेसल हो गया, which building tent or vessel is used as a human dwelling or as a place of the custody of property। ऐसी मतलब कि कोई जगह जिस पे आप अग्नि के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जहाँ पे व्यक्ति जो है वो रहते हैं, या कोई प्रॉपर्टी की कस्टडी में प्रॉपर्टी रखी जाती है।
देखिए ये रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग, मिस्चिफ वगैरह ये सब सेपरेट सेक्शन में है, अलग अलग पढ़ना, लेकिन हम आपको एक जनरल बातें बता दे रहे हैं कि रॉबरी क्या होती है। रॉबरी का मतलब होता है, रॉबरी जो होता है वो चोरी का ही एक तरह से उग्र रूप होता है। जैसे चोरी क्या होती है, चोरी यानी कि बिना मतलब परमिशन के आप क्या करते हैं, बिना सामने से उसकी किसी चीज़ को अगर आप गलत यानी बैड इंटेंशन के साथ ले जाते हैं, छिपाते हैं, हटाते हैं तो चोरी होती है। और चोरी में जैसे ही बल जुड़ जाता है, यानी कि चोरी करने के लिए आप बल का प्रयोग करते हैं, ज़बरदस्ती कोई चीज़ किसी के यहाँ से लेते हैं, तो क्या होती है वो लूट कहलाती है। लूट लूट क्या होती है, तो चोरी में जैसे ही बल शामिल हो जाता है तो वो लूट में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वही जो और जो रॉबरी होती है, अगर आप डकैती क्या होती है, तो रॉबरी मतलब है डकैती जो शब्द होता है, डकैती की इंग्लिश में भी डकैती लिखा जाता है। तो डकैती यानी कि जब वही लूट यानी कि जो जैसे ही चोरी में बल जुड़ा वो लूट हो गई, यानी कि किसी को बलपूर्वक आप चोरी कर रहे हैं तो लूट लूट मानी जाती है। और अगर 5 या 5 से अधिक लोग मिल के लूट रहे हो तो क्या हो जाती है, वो डकैती में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जैसे ही चोरी में बल जुड़ा वो क्या हो गई, लूट हो गई। और 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी को बल के द्वारा कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, तो क्या होती है, वो डकैती होती है। रात्रों ये जो हाउस ब्रेकिंग है, इसका मतलब क्या होता है, किसी के घर में सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले, यानी कि जब सूर्य अस्त हो गया, शाम हो गई, उसके बाद आप किसी घर में घुरे, या सूर्य उदय होने से पहले यानी कि सुबह होने से पहले किसी के घर में अगर कोई जो कि मार्ग जो कि उसके घर में जाने के लिए वैध नहीं, यानी कि आपराधिकृत, यानी कि जिसके लिए अनऑथराइज कोई मान लीजिए मार्ग है, उस मार्ग के द्वारा आप उसके घर में प्रवेश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेन गेट होता है किसी घर में एंटर करने का, आप उसके घर में खिड़की से घुस रहे हैं। कब घुस रहे हैं, सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले, तो वो क्या माना जाएगा, वो हाउस ब्रेकिंग मानी जाएगी। मिस्चीफ क्या होती है, मिस्चीफ होती है एक ऐसा कार्य जिससे कि किसी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति की हानि हो जाती है। फॉर एग्जांपल दृष्टि क्या होती है, मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, गांव में, मान लीजिए जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल अगर आप समझें तो मान लीजिए गेहूँ जिसे कटता है तो उसका भूसा वगैरह रखा रहता है, तो खेत में किसी को पड़ा है। अब आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप सिगरेट पीने वाले व्यक्ति हैं, सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं, और आप सिगरेट पीते हुए जा रहे हो, जो लास्ट का उसका हिस्सा बचा हुआ है उसको जो गेहूं का जो भूसा रखा पड़ा हुआ है किसी खेत में, आप उसमें उसको फेंक दिए, क्या होगा, उसका जो भूसा है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, जल जाएगा, राख हो जाएगी उसकी। यानी कि आपको तो कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि वो भूसा जल गया, क्योंकि आप उसको चोरी तो किए नहीं, उसको बेचे तो थे नहीं कि आपने उससे कुछ लाभ लिया, आपको कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन सामने वाले व्यक्ति क्या हो गई, हानि हो गई। तो क्या है, मिस्चीफ है। और ये मिस्चीफ जो दिया हुआ है, मिस्चीफ बाई फायर, यानी कि अग्नि के द्वारा आप मिस्चीफ कर रहे हो, कोई नुकसान पहुंचा रहे हो किसी ऐसी बिल्डिंग को, या कोई ऐसा वैसा नहीं, कोई जलयान है, जिस जलयान का जो उपयोग होता है वो मानव के रहने के लिए, मानव के आवास के लिए, या कस्टडी या प्रॉपर्टी यानी कि जो संपत्ति है उसकी अभिरक्षा के लिए उसका प्रयोग हो रहा है, अगर आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो इस केस में जो व्यक्ति है वो आपके ऊपर क्या कर सकता है, आप मतलब प्राइवेट डिफेंस में आप उस व्यक्ति की मृत्यु तक कैद कर सकते हैं। ठीक है। और चौथा जो ऑप्शन है वो है थेफ्ट यानी चोरी, मिस्चीफ यानी रिस्टी, हाउस ट्रेसपास यानी गृह अत्याचार अंडर सच सर्कमस्टांसेस, ऐसी मतलब की परिस्थिति में किया जा रहा है कि में रीजनेबली काज अप्रीहेंसेस दैट डेथ, यानी कि रीजनेबली युक्त रूप से एप्रीहेंशन यानी कि आशंका है, दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट, किसकी आशंका है कि जिससे डेथ या ग्रीवियस हर्ट कायद हो सकती है। तो इस केस में आपके पास क्या है, क्या राइट है कि आप अपने प्राइवेट डिफेंस के रूप में सामने वाले व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, तो वो मतलब कि मृत्यु तक कैद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे गृह हत्याचार क्या होता है, यानी रात्रों गृहभेदन क्या होता है। ये यहाँ पे था हाउस ब्रेकिंग, यहाँ पे हाउस ट्रेसपास। हाउस ब्रेक हमने आपको बताया किसी के घर में अनऑथराइज मार्ग से आप प्रवेश कर रहे हो, मतलब खिड़की से प्रवेश कर रहे हो, रोशनदान से घुस रहे हो। कब घुस रहे हो कि सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद, तो क्या है, हाउस ब्रेकिंग है। और ये हाउस ट्रेसपास लिखा हुआ है, हाउस ट्रेसपास को हिंदी में कहते हैं गृह अत्याचार। गृह अत्याचार क्या होता है, किसी घर में आप अनऑथराइज तरीके से प्रवेश करते हो और उसमें मतलब कि एक तरीके से आप ज़बरदस्ती किसी घर में
घुसते हो और बाहर नहीं निकल रहे हो, बैठे हुए हो, तो क्या कर रहे हो आप? एक तरीके से हाउस ट्रेसपास कर रहे हो, गृह अतिचार कर रहे हो। ठीक है, आपने समझ लिया। इसमें जो जितने भी चीज़ लिखी इसको हम नेक्स्ट मतलब सेपरेट तरीके से आपको इनके और अच्छे एग्जाम्पल आपको, लेकिन अभी मोटी मोटा आप समझ गए होंगे। चोरी क्या होती है? बेईमानी पूर्ण आशय से अगर आप मतलब कि बैड इंटेंशन के साथ किसी के मूवेबल संपत्ति यानी कि चल संपत्ति को उसका जो ओनर है उसकी कंसेंट के बिना, उसकी सहमति के बिना छिपा रहे हो, कहीं ले जा रहे हो या हटा रहे हो, तो चोरी होती है। चोरी में जैसे ही बल जुड़ गया वो लूट हो गई। ठीक है, तो ये लूट के केस में आप मृत्यु का कर सकते हो। हाउस ब्रेकिंग के हो गया। मिसचीफ बाय फायर, अग्नि द्वारा ऐसे तंबू निर्माण या जलयान की जा रही है जो कि ह्यूमन आवास यानी कि मनुष्य के निवास के लिए या कस्टडी या प्रॉपर्टी के लिए क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। तो अब सेक्शन 41 के बारे में आप अच्छे से समझ गए हैं कि किन किन परिस्थितियों में आप संपत्ति की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है सेक्शन 42, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म। फिर वही बात, जब हमने सेक्शन 38 पढ़ा उसके बाद 39 आया था। 39 में कहा गया था कि जो परिस्थितियाँ अभी हमने ऊपर पढ़ी, यानी जो 38 में जो कंडीशन दी गई थी, जैसे मृत्यु हो गया, ग्रीव एसिड हो गया, रेप हो गया, अननेचुरल लस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। व्यापहरण अपहरण यानी कि किडनैपिंग, एबडक्शन या एसिड अटैक, इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आपके ऊपर कोई हमला हो रहा है तो आप मृत्यु कायद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे मृत्यु से भिन्न आप कोई भी चोट पहुंचा सकते हैं। वैसे ही जो भी हमने प्रॉपर्टी के बारे में जो चीज़ जैसे रॉबरी पढ़ लिया हमने, लूट पढ़ लिया, हाउस ब्रेकिंग पढ़ लिया, हाउस ट्रेसपास पढ़ लिया, या मिसचीफ बाय फायर पढ़ लिया, फायर जो कंडीशन दी गई, इनके अलावा किसी तरह का हमला आपकी प्रॉपर्टी पे हुआ है तो आप उसको मतलब क्या कर सकते हैं? चोट तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? वॉलंटरी कॉजिंग डेथ, यानी कि डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी, आप मतलब जानबूझकर उसकी क्या नहीं कर सकते हैं? मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 43। क्या कहता है? ये भी वही है, कमेंसमेंट ऑफ कंटिन्यूएंस, यानी कि वही बात कर रहा है जो सेक्शन 38 के बाद 39 और 40 कर रहा था, ये 41 के बाद 42 और 43 कर रहा है कि कब प्रारंभ होता है। तभी प्रारंभ होता है जब ऐसी आशंका उत्पन्न होती है, तब तक बना रहता है जब तक ऐसी आशंका बने, कि जब तक उसी क्षण स्टार्ट हो जाता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के केस में आपको अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए आप मृत्यु कायद करने का अधिकार आपको प्रारंभ होता है जब ऐसी आशंका उत्पन्न होती है, और तब तक ये अधिकार बना रहता है जब तक ऐसी आशंका बनी रहती है। जैसे ही आशंका खत्म, आपका अधिकार खत्म। अगर सेक्शन के द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमिटमेंट वेन रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ द प्रॉपर्टी कमिटमेंट, जब वही रीजनेबल आशंकाएँ युक्त रूप से आशंका उत्पन्न हुई तभी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यू विल द ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रेट विद द प्रॉपर्टी और आइदर एसलेंस असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज इज ऑब्टेन प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड, यानी कि अगर जहाँ ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ पब्लिक अथॉरिटी की सुविधा आपको मिल सकती है, पब्लिक अथॉरिटी आपके गुड्स या जो भी प्रॉपर्टी उसकी रक्षा कर सकती है, तो उस केस में आप क्या नहीं कर सकते हैं? किसी व्यक्ति की डेथ कायद नहीं कर सकते। वही सही चीज़ है कंटिन्यूस कमिटमेंट। जैसे ही प्रारंभ होगा वैसे ही आपका राइट स्टार्ट होगा, अधिकार स्टार्ट होगा। जैसी हो आशंका खत्म, आपका अधिकार खत्म। ठीक है, सेक्शन 44 भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असाल्ट, यानी कि घातक हमला। व्हेन देयर इज रिस्क टू हार्म टू इनोसेंट पर्सन, यानी कि ऐसी परिस्थिति में भी आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है जहाँ पे किसी इनोसेंट व्यक्ति यानी कि निर्दोष व्यक्ति क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। फिर भी आप अपने प्राइवेट डिफेंस के रूप में यानी कि अपने शरीर की रक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं? किसी निर्दोष व्यक्ति की भी जान ले सकते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट, कोई ऐसा हमला हुआ है विच रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ, यानी कि जिससे युक्त रूप से ये आशंका है क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है आपकी। द डिफेंडर बी सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज दैट राइट, अगर वो इस तरह इफेक्चुअली दैट राइट विदाउट रिस्क ऑफ हार्म इन पर्सन, यानी कि ऐसी स्थिति है कि बिना वो इनोसेंट व्यक्ति को क्षति पहुंचाए अपनी जान की रक्षा ही नहीं कर सकता है। हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू द रनिंग ऑफ दिस दैट, यानी कि ऐसी
रिस्क वाला जो सिचुएशन है, ऐसी परिस्थिति का जो बन चुकी है, उस टाइम पे वो सामने वाले किसी निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु कैद करके भी अपनी जान को बचा सकता है। इसका एग्जांपल देखें, ए इज अटैक्ड बाय अ मॉब, यानी कि ए एक व्यक्ति है, उसके ऊपर भीड़ के द्वारा क्या हुआ है, हमला किया जाता है। हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, यानी कि भीड़ है उस पर हमला इस तरीके से उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन मॉब, यानी कि ऐसी परिस्थिति है कि बिना उस भीड़ के ऊपर गोली चलाए हुए, फायरिंग किए हुए वो अपनी जान क्या है नहीं बचा सकता है। एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर माइल्ड विद, यानी कि वो जब गोली चलाएगा, यानी कि मान लीजिए भीड़ के द्वारा हमला हुआ है और उसके गोली चलाने से ये संभावना है कि जो यंग कुछ चिल्ड्रन हैं, यानी कि छोटे बच्चे हैं उस भीड़ में, उनकी भी मृत्यु हो सकती है। ए कमिट नो ऑफेंस इफ़ बाई सो फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि इस तरीके का घातक हमला उसके ऊपर हुआ है कि जिसपे उसको जान बचाने के लिए फायरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, और उस फायरिंग से वो किसी यंग चिल्ड्रन की, नवयुवक की, बच्चे की अगर मृत्यु हो सकती है, तो ये अगर गोली चला देता है अपने प्राइवेट डिफेंस के रूप में, तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 44 बहुत ही क्लियर ये बात करता है। ये जो सेक्शन 44 है, ये सेक्शन 44 का एक बहुत ही फेमस केस था, अमजद। इसको आप देख लीजिएगा, अमजद खान वर्सेज स्टेट का केस था। इस केस में यही हुआ था कि एक जो जमींदार थे अमजद खान, इनके ऊपर क्या हुआ था, एक जमींदार व्यक्ति के ऊपर लगभग 400 व्यक्तियों ने एक साथ हमला किया था उसको मारने के लिए, और जमींदार ने कई बार चेतावनी दी उसके, मान लीजिए बहुत 400 आदमी किसी के घर को घेर लिए हैं उसको मारने के लिए, और उसके घर में उसके परिवार, उसकी बीवी बच्चे सभी लोग हैं, तो अब ये जो है, अब पूरी अगर भीड़ उसके घर को चारों तरफ से घेर ली है, अगर वो गोली नहीं चलाएगा तो वो भीड़ उसके घर में घुस जाएगी और उसको मार सकती है, उसके बच्चे को चोट पहुंचा सकती है, क्योंकि भीड़ में किसी एक का नाम शामिल नहीं होता। भीड़ का मतलब भीड़ में कोई एक पर्सन शामिल नहीं होता है। इस परिस्थिति में क्या करता है कि वो जमींदार जो होता है वो भीड़ के ऊपर क्या कर सकता है, गोली चला देता है, और उसके गोली चलने से कई निर्दोष व्यक्तियों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसको क्या कर दिया जाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता है। तो आप सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन 44 तक अच्छे समझ गए होंगे, क्योंकि हमने आपको हर चीज़ एकदम डिटेल में बता दी है। तो हमने अभी जो सेक्शन पढ़ा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 34 से हमने स्टार्ट किया था। सेक्शन 34 क्या कहता है, सेक्शन 34 सिंपल बताया कि कब राइट टू प्राइवेट, यानी प्राइवेट प्रतिष्ठा में क्या क्या बातें की गई। सिंपल बोलता है कि क्या मतलब थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, यानी प्राइवेट डिफेंस में की गई बातें, ठीक है। 35 क्या कहता है, तो 35 का क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति है उसको अपनी बॉडी और अपनी प्रॉपर्टी, यानी कि शरीर और संपत्ति दोनों के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। तीसरा ये जो सेक्शन 36 बताता है कि पागल व्यक्ति, यानी कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड का अगर व्यक्ति है तो उसके खिलाफ की भी क्या है, आपको उससे अपनी जान को बचाने के लिए आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। सेक्शन 37 कुछ रिस्ट्रिक्शन बताता है कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपने कार्य को कर रहा है तो उसके कार्यों के विरुद्ध आपको प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध नहीं है। और कब उपलब्ध नहीं है, जब रीजनेबली आपको लगता है कि हाँ जो वो कार्य कर रहा है उसके पास ऐसा करने की पावर है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कोई पुलिस वाला किसी गांव में एंटर करता है और उसको वो मतलब पकड़ने के लिए वो बल का प्रयोग कर रहा है, तो और जो गांव के लोग हैं उस पुलिस वाले ने अपना प्रॉपर जो उसका विजिबल मार्क वगैरह है, अपना नंबर प्लेट वगैरह लगा कर रखी है, और ये ऐसा प्रयोग है कि हाँ उसके पास, और मान लीजिए जिससे कोई व्यक्ति पूछता है कि हाँ आपके पास इसका अरेस्ट वारंट है, तो वो दिखा देता है कि हाँ मेरे पास अरेस्ट वारंट है। तो वो अगर जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी ड्यूटी को निभा रहा है तो उसके कार्यों के विरुद्ध आपको प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध नहीं है। और सेक्शन 37 का ही क्लास 2 एक बात और बताता है कि आपको प्राइवेट डिफेंस उसी मात्रा में उपलब्ध है जिस मात्रा में आपके ऊपर हमला हुआ है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने लाठी डंडे से हमला किया है, तो आप अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले के ऊपर लाठी डंडे से ही हमला करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने आपके ऊपर हाथ से हमला किया है तो आप सीधा गोली मार देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 37 हो गया। सेक्शन 37 के बाद सेक्शन 38 देखिए। सेक्शन 38 करता है
बताता है वो परिस्थितियाँ कौन सी हैं जिनमें आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस में मृत्यु यानी डेथ कायद कर सकते हैं किसी व्यक्ति की। तो डेथ में कौन कई सी परिस्थिति हैं कि ऐसा हमला आपके ऊपर हुआ है या उस हमले से ऐसी आशंका है कि आपकी मृत्यु हो सकती है, तब आप डेथ कायद कर सकते हैं। दूसरा था कि ग्रीवियस हर्ट हो सकती है आपको। तीसरा था कि रेप, अगर किसी महिला के ऊपर रेप करने के आशय से किसी व्यक्ति ने हमला किया है, तब उसके पास राइट है कि वो अपने प्राइवेट डिफेंस यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में उसकी मृत्यु कायद कर सकती है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि उसमें अननेचुरल लस्ट की बात भी थी। फिर उसमें था कि व्यापारण, किडनैपिंग, एब्डक्शन का भी मामला था, या रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट किसी व्यक्ति ने आपको किया जहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी की सुविधा नहीं पहुँच सकती है। और लास्ट वाला था एसिड अटैक। तो ये सारी कंडीशन दी गई सेक्शन 38 में कि कब और इन परिस्थितियों। फिर सेक्शन 39 और 40, सेक्शन 39 और 40 बेसिकली बात करता है कि ये बताता है कि इन परिस्थितियों के अलावा जो ऊपर दी गई हैं, अपनी बॉडी की रक्षा के लिए आप मृत्यु नहीं कैद कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु से भिन्न कोई और मतलब चोट आप सामने वाले को पहुंचा सकते हैं। इन परिस्थितियां जो सेक्शन 38 में बनाई हैं, इसके अलावा अपने शरीर की रक्षा के लिए। फिर संपत्ति की रक्षा की बात आई। संपत्ति की रक्षा की बात में 4 कंडीशन थी। पहला रॉबरी था, ठीक है, रॉबरी था। फिर क्या था, यानी लूट था। फिर हाउस ट्रेसपास था, मिसचीफ था, और क्या था, चोर, मतलब कि थेफ्ट, मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास इस तरीके से था कि जहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी की सुविधा नहीं पहुँच सकती है, तो वो कंडीशन दी गई थी कि अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं, मृत्यु कायद कर सकते हैं। फिर वही 39 और 40, अगर हम 41 हो गया था ना, 42 और 43 में बताया गया था कि जो ऊपर परिस्थितियाँ दी गई हैं, इसके अलावा किसी प्रकार का अगर हमला आपकी संपत्ति पर हुआ है, तो आप मृत्यु नहीं कैद कर सकते हैं। मृत्यु से भिन्न कोई और चोट आप उसको पहुंचा सकते हैं। सेक्शन 44 अभी हमने पढ़ा कि डेडली असॉल्ट, घातक हमला अगर आपके ऊपर हुआ है, जहाँ पर किसी निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु होने की भी संभावना है, तो अपनी जान बचाने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। तो अब आप सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन 44 तक सारी चीज़ें राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में जान गए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस क्वेरी को आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आप किसी खास टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं, तब भी कमेंट में बताइएगा, हम उससे भी संबंधित वीडियो आपके लिए ला देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।